हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टिप्स फन एम में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 4 द्विघात समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 के करा चुका हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में पार्ट 2 नहीं है, इसलिए मैंने वो उसके नहीं कराए हैं। और आज हम करेंगे पार्ट 4 के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप उतने कर लोगे तो आप पूरे आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा पेपर में। ठीक है, तो देखते हैं। प्रश्न एक में कहा है द्विघात समीकरण है हमारे पास के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके हमें मूल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। वैसे तो वो कभी कहता नहीं है एग्जामिनर की गुणनखंड विधि से निकालो या वर्ग वाली विधि से निकालो या कि आप क्वाड्रेटिक द्विघात फार्मूला से निकालो, लेकिन फिर भी इसमें अगर लिखा है तो मैं बता देता हूँ आपको। गुणनखंड विधि से करेंगे इसे हम 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। जब भी कभी आपको गुणनखंड विधि से कहे तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है हमारा a और ये c, क्योंकि जनरल द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इससे हम इसे कंपेयर करेंगे तो a 3 के बराबर है, b माइनस 2 रूट 6 के बराबर है और c 2 के बराबर है। तो a और c की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6। और फिर ऐसे दो नंबर देखने पड़ते हैं हमें जिन्हें गुणा करके 6 आ जाए और जिनको जोड़ के या घटा के 2 रूट 6 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं? अब आप यहाँ पर देखो 2 रूट 6 है, तो अगर मैं रूट 6 गुणा रूट 6 करूँ तो इससे मुझे 6 मिलेगा, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो मुझे 2 रूट 6 नहीं मिल जाएगा, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हो गए रूट 6 और रूट 6। तो 3x² माइनस रूट 6 प्लस रूट 6। ठीक है, क्योंकि रूट 6 और रूट 6 मिला के 2 रूट 6 हो गए। x प्लस 2 बराबर 0। 3x² ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक बार रूट 6x, फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब आप देखो रूट, जैसे मुझे रूट 6 दिया है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 3 गुणा अंडर रूट में 2, क्योंकि 3 दूनी 6 और एक अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं इसमें से अंडर रूट 3 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। तो यहाँ से अंडर रूट 3 इसमें भी है, अंडर रूट 3 इसमें भी है, x इसमें 2 है इसमें 1 है, तो अंडर रूट 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, एक अंडर रूट 3 बच जाएगा और एक x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि एक x भी बाहर चलेगी, एक अंडर रूट 3 बाहर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से भी देखो तो माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 ये कॉमन है तो बाहर ले लो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, फिर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा बाकी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, या अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, और यहाँ से भी x की वैल्यू अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। तो इसके यानी कि दोनों मूल बराबर हैं, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के ऊपर सिर्फ एक अंडर रूट चढ़ा दो। ठीक है, तो दोनों मूल क्या हैं, बराबर। मैं आपको इसी क्वेश्चन को जो द्विघात फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र, उससे और करके दिखा देता हूँ, जो आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से कर देता हूँ आपको, जो आप मतलब इससे भी कर देता हूँ और द्विघात फॉर्मूले से और कर देता हूँ, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आपको पहले तो पता होना चाहिए, द्विघात
क्योंकि एग्जाम में द्विघात सूत्र से ही पूछ सकता है, और वैसे आप इसे द्विघात सूत्र से करोगे तो इससे इजी रहेगा। द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र में जो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा d, और d क्या होता है, विवितकर। ठीक है, d होता है हमारा विवितकर। तो अगर मैं इस फॉर्मूला, इस सूत्र का यूज करके इसको, इक्वेशन को, जो हमें समीकरण दिए, इसे सॉल्व करना चाहूँ तो आप देखो a की वैल्यू 3 है, b की a है और c की a है। तो a की वैल्यू 3 है, b की -2√6 है और c की 2 है। अगर मैं सूत्र में इन्हें रखूँ x बराबर माइनस b की जगह -2√6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि -2√6 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 बटे में 2a, यानी 2 गुणा a की वैल्यू 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा सिर्फ 2√6 प्लस माइनस रूट, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 6 गुणा 6 का होगा तो 6 आ जाएगा सिर्फ, तो 2 दूनी 4 और 4 छिंग 24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 2 तिया 6। मैं ये भी बताऊंगा, जब भी आप ये उसमें जो आप वो निकालते हो, मूल का नेचर निकालते हो, तो उसमें जब ये 0 होता है आपका विविधकर, तो मूल बराबर ही आते हैं, और हम ये पहले निकाल के चेक कर चुके हैं, मूल बराबर आए थे। इस चीज़ को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से सिर्फ क्या रह जाएगा, 2√6/2, और प्लस माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो क्या रह जाएगा, 0 ही आएगा। तो ठीक है, ये पूरे के नीचे लगा देता हूँ प्लस माइनस। तो रूट जो आएंगे इसके वो कितने आएंगे, 2√6/6। अब इसे √6 है, नीचे √6 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 6√6 और √6 से मिलकर बना, तो यहाँ सिर्फ √6 रह जाएगा, एक √6 से एक √6 कट जाएगा। और अगर आपको आंसर पहले की तरह मैच करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि जब नीचे रूट आए तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं उसका। तो ये क्या बनेगा, 2√6, और आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 सिर्फ। ठीक है, तो ये 2 से, मैं वैसे इसे यहीं भी कर सकता था, ये 2 से 3 बार कट रहा है। ठीक है, और √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3 बटे में 3 है, तो ये √3 से ये √3 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 बटे √3। ठीक है, जब दोनों ही मूल बराबर हैं तो दोनों मूल कितने आएंगे, 2/√3, 2/√3, क्योंकि एक बार +0 है, एक बार -0। अगर एक बार हम 2/√3 में +0 करेंगे तो भी 2/√3 रहेगा, एक बार -0 करेंगे तो भी 2/√3 रहेगा। तो देखते हैं इसका प्रश्न 2। प्रश्न 2 में कहा है k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए दो समीकरण दिए हैं हमें के दोनों मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो k का मान बताना है हमें। जब मूल वास्तविक होते हैं तो क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, आपको पता होना चाहिए मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति देखो मैं बताता हूँ। मूलों की प्रकृति आप निकाल सकते हो विविधकर फॉर्मूला से। विविधकर, जो विविधकर बताया था मैंने अभी आपको बताया था, उसे डी से शो करते हैं। ठीक है, डी से दिखाते हैं, और डी किसके बराबर होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविधकर। अब विविधकर अगर आपका 0 से बड़ा है, ठीक है,
तो आपको मूल कैसे मिलेंगे, वो वास्तविक होंगे, वे अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, दोनों का मान अलग अलग होगा लेकिन वास्तविक होंगे। अगर डी यानी कि विविधकर 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। अगर डी छोटा है 0 से तो मूल कैसे होंगे आपके, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। ठीक है, तो आपको ये मूलों की प्रकृति पता होनी चाहिए। आपको विविधकर निकालना है सबसे पहले, कभी भी मूलों की प्रकृति पूछे और आपको इसमें से कोई सी भी कंडीशन मिल रही है तो आप ये वाली मूलों की प्रकृति लिख दोगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कहा था जो मूल है वो वास्तविक होंगे। तो वैसे इसमें प्रश्न में दिया नहीं है कि वो वास्तविक और बराबर हैं या वास्तविक या अलग अलग हैं, लेकिन हम फिर भी वास्तविक और बराबर मानकर चलते हैं क्योंकि वास्तविक और बराबर ही होंगे जब ये के की वैल्यू आ सकती है। तो कैसे निकालेंगे, हमें जो पहली इक्वेशन दी थी, पहली समीकरण दी है x² + kx + 64 बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर हों, तो विविधकर हमारा कितना होगा, डी होगा 0 विविधकर। ठीक है, और विविधकर कैसे निकालते हैं, b² - 4ac बराबर 0 होगा, ये इसकी वैल्यू होगी। अब आप यहाँ से देखोगे तो a कितना आएगा, 1 आएगा, b के बराबर आएगा और c 64 के बराबर आएगा। ठीक है, तो b की जगह b रख दिया, k² - 4, a की जगह 1, c की जगह 64 और ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से k² बराबर, जो ये माइनस में है मैं इसे इधर ले जाता हूँ, 4 एकम 4 गुणा 64 है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा यानी कि इन दोनों का वर्ग करूँगा तो वर्ग रूट करेंगे इनका स्क्वायर रूट तो कितना आएगा, 4 गुणा 64। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, यहाँ का वर्गमूल लिया तो वर्ग इसका हट गया। ठीक है, तो के बराबर, अब 4 का आपको पता है वर्गमूल कितना होता है, 2, और 64 का कितना होता है, और जब भी आप वर्गमूल रहो तो वो आएंगे प्लस में। ठीक है, प्लस माइनस में, सॉरी, जब भी किसी के वर्गमूल लेते हैं। और 64 किसका होता है, 8 का, तो प्लस माइनस 8 दूनी 16, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस की 16। ठीक है, और इसमें एक और समीकरण दी थी, वो दी थी x² - 8x + k बराबर 0। इसमें भी हम अगर मूल वास्तविक और बराबर हैं तो विविधकर कितना होगा, 0। विविधकर की वैल्यू होती है b² - 4ac, b² की जगह रखेंगे, b की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, a की वैल्यू यहाँ से 1 है, b की -8 है और c की k के बराबर है। ठीक है, तो b की जगह -8 का स्क्वायर रखेंगे, -4 गुणा a की जगह 1 और c की जगह k बराबर 0। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ठीक है, -4 के हो जाएगा ये बराबर 0, और अभी 4 के इधर चले जाएगा, 64 बराबर 4 के, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 64/4, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी होगी, 16। ठीक है, यहाँ से k की आ रही थी 16 और यहाँ से कितनी आ रही थी, ±16। तो उसमें ये कहा गया है k का धनात्मक मान, धनात्मक का मतलब क्या होता है, जो प्लस वाला होता है पॉजिटिव। ठीक है, ऋणात्मक होता है नेगेटिव। तो हमें धनात्मक मान ज्ञात करना, जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो हमें सिर्फ धनात्मक करना। तो इसका तो हमारा धनात्मक ही आया है क्योंकि पॉजिटिव 1, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी सिर्फ हमें धनात्मक ही लेना है जो क्वेश्चन ने कहा है। वैसे तो प्लस माइनस 2 वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया धनात्मक लेना है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में पूछ लिया, उसने 4 ऑप्शन देखे, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला लगाना है जो धनात्मक है। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 16।
देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में कहा है एक द्विघात समीकरण है हमें का विविध कर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन तो सभी इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक ज़रूर पूछता ही है, और आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है 1 नंबर में, और वैसे भी दे सकता है 2 नंबर में, ठीक है। तो विविध कर आपको पता ही है। पहले तो मैं समीकरण लिख लेता हूँ, 3x माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो कैसे निकालते हैं विविध कर, डी से शो करते हैं, इसे दिखाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ इसमें विविध कर पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा तो कि मूलों की प्रकृति क्या है। अन्य मूलों की अगर हमें इसमें कह देता मूलों की प्रकृति निकालो तो फिर भी हमें पहले विविध कर निकालना पड़ता और उसके हिसाब से हमें प्रकृति बतानी पड़ती, लेकिन इसमें सिर्फ विविध कर कहा है तो विविध कर निकाल देंगे हम। बी की यहाँ से ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो बी की जगह -6 रखूँगा, -6 का स्क्वायर -4 गुणा 3 और सी की वैल्यू फिर 4, 6 का स्क्वायर 36 -4 तिया 12 चौक 48। तो यहाँ से क्या आया -12। सिर्फ हमसे विविध कर पूछा था तो -12 होगा। अगर मूलों की प्रकृति पूछ लेता, चलो मैं बता देता हूँ। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति क्या होगी, आप देखो तो जब भी विविध कर 0 से छोटा आए तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। और ये 0 के बराबर आए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर, और 0 से बड़ा आए तो मूल इसके वास्तविक और अलग अलग होंगे। देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमें एक समीकरण दी गई है और इसमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इससे हल भी कीजिए। तो पहले तो हमें इसकी प्रकृति बतानी है कैसी है और फिर इसे हल भी करना है, ठीक है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ जो दिया हमें, 2x बटे x माइनस 3 प्लस 1 बटे 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटे x माइनस 3 और नीचे दिया है 2x प्लस 3। सबसे पहले तो आपको कभी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कुछ बड़ा है, वैल्यू अटी पटी सी आई हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब आप थोड़े ऐसे टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके जो माइंड की करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होती है क्वेश्चंस को। तो आप पहले तो देखो, इसमें x माइनस 3 है, हाँ 2x प्लस 3 है, हाँ x माइनस 3 और 2x प्लस 3 दोनों ही हैं, ठीक है। तो एलसीएम इनका क्या होगा, तो जो कॉमन होते हैं उनने एक बार लेते हैं, तो x माइनस 3 2 बार है तो एक बार ले लेंगे सिर्फ। आपने एलसीएम निकालना सीखा है ऐसे, और 2x प्लस 3 भी 2 बार है तो एक बार ले लेंगे। अब मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो इसे ये काट देगा x माइनस 3, तो क्या रह जाएगा 2x और 2x प्लस 3, ठीक है। ऐसे 2x प्लस 3 2x प्लस 3 को काटेगा तो यहाँ तो 1 है और उसके साथ क्या आ जाएगा x माइनस 3। ये पूरे को काट देगा तो सिर्फ यहाँ रह जाएगा 3x प्लस 9, ये 9 है बराबर 0, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये तो नीचे है तो इसे ऊपर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसके साथ 0 की मल्टीप्लाई होगी, पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ अब आपको ये सॉल्व करना है, 2x की 2x में गुणा करी, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2x की 3 में करी 6x, 1 की x में करेंगे x और 1 की -3 में करेंगे -3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, क्योंकि इसकी इसमें 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर, अब देखो 6x और x 7x और 3x प्लस के 10x हो गए, ये 9 प्लस का है 3 माइनस का है, 9 में से 3 गए प्लस का 6 बराबर 0। अब तो ये बहुत सिंपल लग रही होगी आपको जब सॉल्व होगी। अब देखो 2 2 से सवरी कट जाएगी इक्वेशन, तो पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10 5x प्लस 2 तिया 6। जब छोटी कर लेते तो उसके रूट निकालने सिंपल हो जाते हैं, जो हम इसके मूल निकालेंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। तो देखो 3 दूनी 6, मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6,
तो 6, अब ऐसे नंबर देखो जिनको जोड़ के या घटा के 5 आ जाए और गुणा करके 6, तो 6 एकम 6 आ जाएगा और 6 में से 1 गए 5 भी आ जाएगा। तो 2x² प्लस 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5 और 6 एकम 6 भी है, x प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। 2x कॉमन लूँगा तो x प्लस 3 बचेगा, -1 कॉमन लूँगा तो x माइनस 3 बचेगा। अब आप देखो यहाँ पर ये x प्लस 3 आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, इन दोनों को कॉमन ले लेते। तो मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो इसलिए मैंने किया था कि आपको भी ये ध्यान रहे, कभी ऐसे आ जाए कंडीशन तो आप जो मतलब घबराओ नहीं, क्योंकि लेकिन इसमें आपसे पहले तो प्रकृति भी निकालने के लिए कहा था रूट्स की। तो आपको पहले तो प्रकृति ही निकालनी है जब इक्वेशन को आगे समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा इससे कैसे। पहले तो इसमें हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था जब भी पूरी वो आ जाए आपकी समीकरण तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है। अगर बोले तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, विविध कर निकालना पड़ेगा, d(b² माइनस 4ac)। अब देखो आपकी समीकरण आई थी 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो b की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, तो 5 25 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। तो 1 आया है। जब 1 क्या है, 0 से बड़ा, और जब भी 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे, तो ऐसे लिखोगे आप, चूँकि d बराबर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, ठीक है। आप ऐसे लिख के अब इससे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास समीकरण है 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब एक तो तरीका आपके पास है कि आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपने विविध कर निकाला ही है अभी। तो ये सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे किसका, -b जो द्विघात सूत्र होता है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, क्योंकि आपने इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली, बस पुट करनी है। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो आप इसे तो खुद ही कर लेना, इससे सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करके। मैं आपको बताता हूँ इसे उससे कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि थे। तो गुणनखंड विधि में 2 तिया 6, ठीक है, 6 आ रहा है। तो हमने करा था 6 गुणा 1 6, और 6 और 1 का अंतर भी 5 आ रहा है, लेकिन इससे बात सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसके एक और होते हैं 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। तो आपको थोड़ा जब आप सॉल्व करते हो आपको सोच लेना चाहिए। तो हाँ, अगर मैं 2 और 3 रखूँगा तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन हाँ 6 और 1 में फिर कॉमन आने में दिक्कत थी। तो 2x² प्लस 2 प्लस 3, मैं 2 को आगे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2 कॉमन आ सकता है, प्लस 3 बराबर 0। 2x², 2 की x में करेंगे 2x, फिर 3 की x में 3x प्लस 3 बराबर 0। अब 2x कॉमन आया तो x प्लस 1, प्लस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2x प्लस 3 रह जाएगा। फिर एक बार x प्लस 1 को बराबर के 0 रखना, एक बार 2x प्लस 3 को बराबर के 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, यानी कि माइनस का 1। यहाँ से x की वैल्यू, ये पहले प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3, और ये गुणा में तो बटे में, तो -3/2, ठीक है। देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये एक तो आप उससे भी कर सकते हो, इसे इक्वेशन इसकी समीकरण बना के, 2 चर में इसकी समीकरण बना के 2 युग्म मतलब 2 चर में बन जाएगी, यानी कि x और y में बना के जब भी सॉल्व कर सकते हो। एक नंबर को आप x मान लोगे और दूसरे को y, फिर उनका अंतर और उनके वर्गों का। और दूसरा तरीका हम इसमें करेंगे, कैसे कर सकते हैं, आपको दिया 2 संख्याओं का अंतर 2 है, ठीक है। अगर मैंने मान ली पहली संख्या
वो x है, तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, 2 + x, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। अगर मैं 2 + x में से -x घटाऊंगा तो 2 ही तो आ रहा है। जब आपको कभी भी अंतर दिया हो तो ऐड हो जाती है, और जब कभी भी आपको योगफल दिया हो दो संख्याओं का तो दूसरी उसमें से घटकर आती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी दो संख्या। अब इसी में क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। उसमें कहा है उनके वर्गों का योग 34 है, तो x² + 2 + x का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना है, 34। बस तो अब आपके पास एक क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण, उसे सॉल्व करके आंसर। तो 2x², 2 दूनी 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x² और 2 दूनी 4x, क्योंकि मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, b² यानी कि x का स्क्वायर, और फिर 2ab, 2 दूनी 4x, ठीक है। तो x² और x² 2x² हो गए, + 4x + 4, और इस 34 को इधर ले आओ -34, तो ये क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 0। तो 2x² + 4x + 4 -34 करेंगे तो -31 बराबर 0। आप 2 से पूरी समीकरण को काट सकते हो, तो ये हो जाएगा x² + 2x -15 बराबर 0। अब आपको दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करके 15 आ जाए, क्योंकि 15 एकम 15 है, और जिनका जोड़ के या घटा के 2 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर 5 और 3 है, 5 × 3 = 15, और 5 × 3 का अंतर कितना होता है, 2। तो x² + 5 - 3 कर सकते हैं, 5 में से 3 गए 2, और 5 × 3 = 15। तो x² + 5x - 3x - 15 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, -3 कॉमन लिया, x बचेगा, यहाँ +5 बचेगा, क्योंकि -3 इंटू प्लस का 5 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है। अब x + 5 इसमें भी है, इसमें भी, तो x + 5 बाहर ले लो, क्या बचेगा, x - 3 बराबर 0। एक बार x + 5 को 0 के बराबर रखना है, एक बार x - 3 को बराबर के 0 रखना है। तो x की वैल्यू -5, और यहाँ से x की वैल्यू 3। अब हमसे देखो, ये इसमें संख्या थी, उसने कहा है संख्याओं का, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2। अब आप देखो यहाँ, तो x की वैल्यू -5 भी हो सकती है, उसने वो तो कुछ कहा ही नहीं है कि माइनस और प्लस नहीं लेनी। तो x की वैल्यू -5 भी हो सकती है और 3 भी। अगर मैं पहली संख्या को ले लूँ, अगर मैं x को -5 मान रहा हूँ, ठीक है, तो पहली संख्या हो जाएगी मेरी -5, तो दूसरी क्या होगी फिर, -5 प्लस वो 2 प्लस -5, क्योंकि x की वैल्यू -5 है, 2 -5 करेंगे तो -3, ठीक है। तो अगर पहली संख्या -5 है तो दूसरी क्या होगी, -3। अब आप वैसे भी दे सकते हो, इनका अंतर करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, और इनके स्क्वायर का सम करोगे तो वो 34 आएगा। अगर मैं पहली संख्या 3 लेता हूँ, पहली संख्या 3, तो दूसरी क्या बन जाएगी, 2 + 3 यानी कि 5। तो आंसर दोनों ही हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ हमसे कह देता कि वो दो संख्याएं धनात्मक हैं, तो हमें ये सिर्फ प्लस प्लस वाली लेनी थी, और ऋणात्मक कह देता तो फिर माइनस वाली लेते, ठीक है। लेकिन हमें उसमें कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो दोनों ले सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 6। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, इससे हमें भी वीडियो बनाने का और थोड़ा करेज सा मिलता है। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो, लाइक करते हो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लेना, जो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाकर जब वीडियो डले करें। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है 6 में। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। तो अगर हम ऊंचाई मान लो, माना त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई x सेंटीमीटर है,
तो ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं, त्रिभुज का आधार। उसने कहा था त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो 7 सेंटीमीटर कम रही है, उसने कहा था त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x+7 है तो ये x है, ये तो 7 कम ही तो है। ठीक है, और उसने कर्ण दिया हमें, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। दो भुजाएं ज्ञात करनी है, सिंपल, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो पाइथागोरस आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा करेंगे तो हम, उसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो ऊंचाई होती है ऊंचाई का स्क्वायर। क्योंकि अगर आपने ये ले लिया, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें होता है समकोण, समकोण जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसके जो सामने वाली साइड होती है वो कर्ण होती है, और जो इस एंगल से यहाँ ये आधार होगी, और ये होगी ऊंचाई। आधार और ऊंचाई एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर हम इस एंगल को लेंगे तो ये आधार ये ऊंचाई, अगर इसे लेंगे तो ये आधार ये ऊंचाई। ठीक है, वो एंगल से जो मिली होती है वो आधार होती है और उसके सामने वाली ऊंचाई। तो हमें कर्ण दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हमारा x+7 था, x+7 का स्क्वायर, और ऊंचाई थी x, तो x का स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे, 13 का स्क्वायर 169, इसे सॉल्व करोगे x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और 2 सत्ते 14x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, ये 14x हो गया प्लस 49। अब इसे यहीं रहने दो और इसे माइनस में ले जाएंगे, तो कैसे कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस 49 माइनस इसे ले जाओ 169। मैं इसे इधर ले गया और ये 0 के बराबर है और मैंने 0 इधर ले ली। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 49 और 69 में अंतर होगा तो कितना आएगा, -120। अब आप इसे 2 से काट सकते हो पूरी को, तो हाँ आ जाएगा x स्क्वायर, 2 सत्ते 14 7x और 2 से 60 बार। अब दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी गुणा होके 60 और अंतर और जोड़ के 7, गुणा करके 60 और अंतर और वो आ जाए 7। ठीक है, तो ऐसे 12 गुणा 5 है, 12 पंजे 60 होता है, और 12 और 5 का अंतर कितना होता है, 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 12 में से 5 के 7 और 12 पंजे 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 रह जाएगा इनमें से, और इनमें से -5 कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा, x प्लस 12। अब x प्लस 12 इनमें से कॉमन आएगा और यहाँ रहेगा x माइनस 5, तो ये 0। एक बार x प्लस 12 को आप 0 के बराबर रखोगे, एक बार x माइनस 5 को, तो यहाँ से x की वैल्यू -12 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 5। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया है, दूरी यानी कि लेंथ, ऊंचाई, ये कुछ भी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 5। अब x की अगर हम 5 रखेंगे तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर, और आधार क्या आ जाएगा, 5 प्लस 7, क्योंकि x प्लस 7 था ना, 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारे आंसर हो गए। उसने यही कहा था कि दो भुजाएं बतानी, यानी कि ऊंचाई और आधार। देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 में उसने कहा है, दी गई द्विघात समीकरण को पूर्ण बनाने की विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करें। पूर्ण वर्ग से ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि जो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं और द्विघात सूत्र से, और ये इसमें एक और तरीका दिया है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की वजह से। तो हमें जो इसमें समीकरण दिए वो दिए 2x² - 7x + 3 = 0। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पढ़ के जाना है जो मैंने कराया, बस आप इसी को ज़्यादा मैक्सिमम 45 से 50 मिनट का लेक्चर बनेगा, तो आप इसे करके कर सकते हो। देखो तो अब आप देखो तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है आपको। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले आपको x² का जो गुणक है, यानी कि जो इसका कॉफिशिएंट है, गुणक बोलते हैं इसे, तो इसको देखना है। अगर गुणक एक पूर्ण वर्ग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो पहले तो आपको पूर्ण वर्ग इसे बनाना है। या एक तो आपके पास ये तरीका, इसे 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 पूर्ण वर्ग है। या 2 से पूरी जो समीकरण है इसे गुणा कर दो, फिर हाँ 4 आ जाएगा, 4 भी पूर्ण वर्ग है। लेकिन मैं 2 से इसे पूरी को डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या रहेगा, x² - 7/2x + 3/2 = 0। सबसे पहले आपको यह काम करना है, इसे देखना है पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, नहीं है तो बना लो, और है तो कोई बात नहीं। दूसरे स्टेप में आपको करना है, जो ये बीच वाला नंबर है जिसके साथ x आती है, तो ये कितना दिया है, -7/2x। तो आपको इसे किसके बराबर रखना है, 2ax के बराबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ से x से x तो कैंसिल होगी, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -7/4, क्योंकि ये 2 इसके साथ आ जाएगी। जो भी यहाँ से वैल्यू आ रही है उसको, ये माइनस प्लस से कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, जैसे माइनस का ही है उससे कोई नहीं। आपको एक बार इसका स्क्वायर इसमें पूरी जो समीकरण है इसमें ऐड करना और एक बार घटाना है, जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो कैसे करेंगे, x² - 7/2x, मैंने क्या कहा था, एक बार तो 7/4 का स्क्वायर ऐड करना है, एक बार तो सॉरी माइनस, एक बार घटाना है। अब देखो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा हमारी समीकरण पे, ये प्लस का ये माइनस का, अगर चाहें तो 0 ही देंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जो हमने जोड़ा उसे घटाओ। ऐसे जब नंबर गुणा करते हैं उसी से भाग करते हैं। और ये क्या था लास्ट में, प्लस का 3/2 = 0। अब आप देखो ये x² है, ये x माइनस ये है x, यानी कि a मान लो इसे, ये -2ab है, और ये है +b²। तो ये क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि x - 7/4 का होल स्क्वायर। और अब इसे सॉल्व करोगे, माइनस का 7×7 = 49/16 + 3/2 = 0। इसे अब यहीं रहने दो। अब ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये आके माइनस का, x - 7/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम 16, 16 एकम 16 और 49 एकम 49, माइनस 2 8 16 और 8 तिया 24। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर, 49 में से 24 का कितना आएगा, 25/16। मैंने बताया था दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, इसका वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, x - 7/4 रह जाएगा इसका वर्गमूल करने पर। और जब इसका वर्गमूल करोगे, चलो मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, 25/16, तो x - 7/4, और मैंने बताया था जब भी कभी वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस में आता है। 25 किसका है, 5 का, 16 किसका है, 4 का। अब आपको x के यहाँ से 2 मूल मिल जाएंगे, देखो कैसे, x बराबर +-5/4, ये माइनस का एक इसका हो जाएगा प्लस का 7/4। अब एक बार ये प्लस माइनस है तो एक बार 5/4 को प्लस का ले लो और प्लस 7/4। दूसरे केस में माइनस का ले लो 5/4 को, क्योंकि प्लस माइनस का ना, एक बार प्लस का लेना एक बार माइनस का, प्लस 7/4। यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली एक्स की, 7 5 12/4 3, तो एक मूल आ गया 3। यहाँ से क्या मिलेगी, 7 में से 5 गए, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, 7 में से 5 गए 2/4, तो 1/2। तो ये आ गए हमारे पास मूल इस समीकरण के। ये आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, ये भी बहुत इजी है, कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है इतनी भी, तो आप इससे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं प्रश्न 8।
प्रश्न 8 में कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याओं ज्ञात करें। तो ये भी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। आप दो चर बना के यानी कि x और y के टर्म्स में भी कर सकते हो, और इसे जो द्विघात समीकरण बना के भी कर सकते हो। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। छोटी संख्या का वर्ग, तो हम मान लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग x है। ठीक है। बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? छोटी संख्या का, नहीं इसे बड़ी संख्या का मानो, क्योंकि फिर वो x/8 लेंगे तो उससे आपको कुछ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। बड़ी संख्या का वर्ग x है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? उसमें कहा था छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुना। ठीक है। अब उसमें जो कहा था आगे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर भी दिया है 180 डिग्री। क्वेश्चन में एक बात कही है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या के वर्ग का नहीं। तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोबारा से काट पीट होगी। तो बड़ी संख्या लिख दो, माना बड़ी संख्या कितनी है हमारी? x। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। ठीक है। और प्रश्न अनुसार प्रश्न के अनुसार देखें तो क्या कहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। जब बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? x²। छोटी संख्या का वर्ग हमें ऑलरेडी दिया है 8x, क्योंकि ये वर्ग दिया है ना, और इनका अंतर कितना दिया है? 180। तो x² माइनस 8x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 180 बराबर 0। अब दो आपको नंबर देखने हैं जिनको गुणा करके 180 और डिफरेंस 8 आ जाए, तो 18 और 10 हैं ऐसे। तो x² माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0, क्योंकि 18 धाम 180 होते हैं और 18 10 का डिफरेंस 8। तो x² माइनस 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 18 बचेगा, प्लस 10 कॉमन लोगे तो x माइनस 18 बचेगा। अब इनमें से x माइनस 18 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 10। तो x माइनस 18 को एक बार 0 के बराबर रखना, एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 18 और यहाँ से आएगी x की वैल्यू -10। अब आप ही बताओ x क्या थी? हमारी बड़ी संख्या थी। ठीक है। अगर मैं बड़ी संख्या इसे बड़ी संख्या को -10 लूँगा तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? -80। लेकिन वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो कैसे लिख सकते हो? x बराबर -10 को नहीं लिया जा सकता। बस आप ऐसे ही लिख सकते हो, उसमें कोई कारण रखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? 18। तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी? उसमें सिर्फ संख्या पूछ रहा था। बड़ी संख्या हो जाएगी 18 और छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8 गुणा 18। ठीक है। और 8 गुणा 18 कितना होता है? 144। लेकिन हमसे उसने छोटी संख्या पूछी थी, क्योंकि दोनों संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या तो आ गई 18, तो छोटी संख्या क्या होगी? जब किसी संख्या का वर्ग दिया तो संख्या कैसे निकालेंगे? उसका स्क्वायर रूट करके, 12। तो एक संख्या 12 थी, एक 18 थी। ठीक है। आप ध्यान रखना, कभी भी वर्ग दिया तो फिर उसका अंडर रूट कर दो, क्योंकि अगर मुझे संख्या दी होती और वर्ग पूछता तो मैं इसका फिर स्क्वायर वर्ग करता, और जब वर्ग दिया है और संख्या निकालनी तो वर्गमूल कर दो। ठीक है। देखते हैं प्रश्न में, सिर्फ 2 क्वेश्चन और हैं। प्रश्न 9 में कहा है दी गई समीकरण में k का मान ज्ञात करें जब मूल बराबर हों। ठीक है। मूल बराबर हों
तो ये मैंने आपको बताया था मूल बराबर होने के लिए जब होम है तो क्या होता है, विविधकर, यानी कि डी हमारा कितना होता है, 0 के बराबर। और हमें यहाँ जो वो दिया 2x² + kx + 3। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विविधकर से वो पूछेगा ही पूछेगा गारंटी से। तो ये kx + 3 है। तो यहाँ से a की वैल्यू देखो तो आप 2 आएगी, b की k आएगी और c की 3 आएगी। ठीक है, तो विविधकर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 है। b की जगह रखोगे आप k² - 4 गुणा a की वैल्यू 2 और c की है 3 बराबर 0। तो k² - 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0। k² बराबर ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √24। ठीक है, और जब इसे खोलोगे √, को तो क्या आएगा, आप देखो 24 को क्या लिख सकते हो, 4 × 6। ठीक है, और 4 × 6 लिखोगे तो 4 जब बाहर निकालोगे तो 2 बन जाएगा और ये रह जाएगा √6। और जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो क्या आ जाता है बाहर, प्लस माइनस। तो k की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस के 2√6। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक समान चाल से। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए तो वह एक उसी चाल को कवर करने में 1 घंटा कम ले रही है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो ये भी सिंपल है, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम। चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सॉरी, रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर वो प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब जो हम अगर पियर्सन के अनुसार देखें, पियर्सन अनुसार उसमें कहा है 360 किलोमीटर, मैं दूरी भी लिख देता हूँ, दूरी दी है 360 किलोमीटर। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो चाल हमें दी है, दूरी दी है और समय का अंतर दिया है। अगर वो 360 किलोमीटर की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दे और इसी दूरी को अगर इस स्पीड से x से कवर करे तो उससे कितना टाइम का अंतर मिलता है, 1 घंटे का। उसमें यही कहा है, अगर वो 360 किलोमीटर दूरी तो ठीक है, यदि यह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। जब चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा ना, क्योंकि समय कम लगेगा, चाल ज़्यादा होगी। अगर चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। वैसे भी आप देख सकते हो, जब आप कभी गाड़ी चलाते हो बाइक, अगर आप 40 की स्पीड से चला रहे हो और दूरी आपको सेम कवर करनी है तो उस समय ज़्यादा लगेगा। अगर 60 से चला रहे हो 60 की स्पीड से तो समय कम लगेगा। तो जब स्पीड ज़्यादा होगी और स्पीड यहाँ कम है तो दोनों का टाइम, हाँ टाइम कम वो कम लगेगा क्योंकि स्पीड क्या है, ज़्यादा, और यहाँ स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। यहाँ स्पीड वैसे यहाँ के मुकाबले ज़्यादा है, यहाँ से कंपेयर करो तो यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड कम है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 घंटा। वैसे हमने उल्टे लिख दी क्योंकि हाँ देखो, जब स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो जब टाइम कम लगेगा तो ये पीछे आता ना, यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये आगे आएगा। तो इसे आप ऐसे लिखोगे, 360 को जब x से कवर करता है और 360 को जब x + 5 से कवर करता है तो कितना टाइम का कम लगता है, 1 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम x + 5 आ जाएगा, 360 के साथ x + 5 की मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इसके माइनस बीच में है, 360x बराबर 1। 360 कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो यहाँ रह जाएगा x + 5 और यहाँ सिर्फ -x, और जो यहाँ पर है इसे मैं इधर ले जाता हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, x + 5। ठीक है, तो यह x से x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो 360 की 5 में करेंगे तो 1800 आ जाएगा। 5 0 0 5 30, 3 5 या 15 और 3 1800। ये x² + 5x आ गया। अब मैं इसे उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x² + 5x - 1800 बराबर 0।
तो अगर इसे आप सॉल्व करो तो 1800 है। आपको दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको आप गुणा करके कितना आ जाए 1800 और अंतर 5। तो ऐसे 45 और 40 हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40, अंतर करोगे तो 5 का आ गया और इन दोनों को गुणा करोगे तो 1800 का। आप वो मेथड भी सॉल्व लगा सकते हो, इसमें जो द्विघात सूत्र होता है उसे भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये इजी रहता है फैक्टर वाला, गुणनखंड वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लोगे तो x प्लस 45 बराबर 0। तो x प्लस 45 कॉमन आएगा, x माइनस 40 रह जाएगा यहाँ पर। एक बार x प्लस 45 को 0 के बराबर लिखोगे, एक बार x माइनस 40 को, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 45 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 40। अब आप ही बताओ, कभी स्पीड चाल कभी माइनस में हो सकती है? क्योंकि हमने x चाल मानी थी, कभी नहीं। तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो ऐसे लिख सकते हो, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उसमें चाल ही पूछ रहा था। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन अपने पास से बताना चाहूँगा, जैसे इजी है। आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता है एग्जाम में कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कोई भी मैंने आपको दे दिया x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 और इधर दे दिया x प्लस 4। अब मैं आपसे पूछने लगूँ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना। द्विघात समीकरण क्या होगी? अगर आपके पास x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो वो द्विघात समीकरण है। इससे ज़्यादा आ रही है, अगर समीकरण में एक्स क्यूब आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, एक्स आ रहा है खाली, वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिग्री यानी कि डिग्री 2 होनी चाहिए, जो उसकी मैक्सिमम पावर है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 4। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3, इसे 4x लिख लो, 4 3 7, और इसे भी इधर ले आओ माइनस x माइनस 4, क्योंकि प्लस के इधर आके माइनस के। तो एक्स स्क्वायर 4x में से x गया 3x और 7 में से 4 गया प्लस के 3। अब आप ही बताओ इसकी कितनी है डिग्री? हाईएस्ट 2, ना तो 2 से कम है ना ज़्यादा, तो क्या होगी ये? यह एक द्विघात समीकरण है। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें है, अगर जैसे आपके पास क्या दे दे, x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8x और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 भी आएगा क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 8x, 16 में से 2 गए 14। तो अब बताओ ये क्या बन गई? ये क्या है? ये तो रेखीय समीकरण बन गई, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए पावर, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसको भी आप दिमाग में रखना। तो आपका अगला चैप्टर कट गया है, चैप्टर 5। अब हम मिलेंगे चैप्टर 6 रोज में। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप बेल आइकन ऑन रखोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।